रीबर्थ ऑफ माई लिटिल क्वीन सीजन 2 एपिसोड 11। लव द्रांश को देख रही थी, जो अचानक ही काफी रूखा और अजीब व्यवहार करने लगा था। द्रांश की नजरें मिसेज रंधावा और ऋषि पर टिकी थीं। मिसेज रंधावा सिर्फ लव से मिलने आई थी और थोड़ी देर बाद वहां से चली गई। ऋषि ने द्रांश के लिए एक एंटीडोट तैयार किया था और वह ये देखने के लिए उसे लाया था कि इसका असर द्रांश पर कितना होता है। सबके जाने के बाद विला में सिर्फ द्रांश और लव ही रह गए थे। द्रांश बिना लव की ओर देखे अपने स्टडी रूम में चला गया। लव ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की और वहीं सोफे पर बैठ गई। वो अपने नाखूनों को घूरते हुए सोचने लगी। थोड़ी देर पहले तो द्रांश ठीक था, वो बस थोड़ा गुस्से में लग रहा था, लेकिन अब उसका बर्ताव इतना रूखा क्यों हो गया? आखिर ऐसा क्या हुआ है? लव ने एक नज़र स्टडी रूम की ओर डाली और फिर गंभीर होकर खुद से बोली, क्या ऊपर कुछ हुआ था जब मैं नीचे आई? या फिर द्रांश को किसी का कॉल आया था? हो सकता है, क्योंकि उसके पास तो कोई नहीं गया। लेकिन किसका कॉल हो सकता है? क्या मुझे उसका फोन हैक कर लेना चाहिए? फिर उसने खुद को रोकते हुए कहा, नहीं, अगर मैंने ऐसा किया तो शायद वो और ज्यादा नाराज हो जाएगा। ये सोचते हुए उसने एक बार फिर स्टडी रूम की तरफ देखा और माथे को मसलते हुए आंखें बंद कर लीं। कुछ पल बाद लव मुस्कुराई और बोली, आखिर वो मुझसे कब तक नाराज रहेगा? जब मैं उसे बताऊंगी कि दिव्य और दक्ष उसी के बच्चे हैं, तो वह जरूर मान जाएगा और उसकी नाराजगी दूर हो जाएगी। इस सोच के साथ उसकी सारी टेंशन दूर हो गई। उसने अपना फोन निकाला और किसी को कॉल लगाया। कॉल रिसीव होते ही लव मुस्कुराते हुए बोली, केतु, तुम्हें मेरा एक काम करना है। इसके बाद उसने केतु को सारी बात समझाई और गंभीर होकर पूछा, क्या तुमने उस आदमी के बारे में पता लगाया जिसके बारे में मैंने तुम्हें कहा था? केतु ने गंभीर लहजे में जवाब दिया, हाँ, मैंने रुद्राक्ष के बारे में काफी चीजें पता की है। बाहर से देखने में वो सिर्फ एक बिजनेसमैन लगता है और काफी इंटेलिजेंट भी है, लेकिन असल में उसकी पहचान कुछ और ही है। वो बहुत रहस्यमयी है। जब मैं उसके पास से गुजरा था तो मुझे अचानक चक्कर आ गया। पहले लगा कि यह मेरी हेल्थ की वजह से हुआ, लेकिन बाद में हॉस्पिटल में पता चला कि यह किसी केमिकल की वजह से हुआ था, और यह केमिकल रुद्राक्ष के आसपास मौजूद कुछ अजीब चीजों की वजह से था। उसके कपड़ों से अजीब सी महक आ रही थी और उसके हाथों पर जो निशान थे, वैसा मैंने आमतौर पर साइंटिस्ट्स के हाथों पर देखा है। लगता है कि वो किसी तरह के खतरनाक केमिकल्स पर रिसर्च कर रहा है। ये सुनते ही लव गंभीर हो गई। उसने अपने पैरों को क्रॉस करते हुए और बालों को उंगली से घुमाते हुए कहा, पता करो कि रुद्राक्ष का अंडरवर्ल्ड से कोई कनेक्शन है क्या, या वो किसी खतरनाक रिसर्च में लगा हुआ है। हो सकता है कि वो किसी वायरस पर काम कर रहा हो। मुझे इन सब की जानकारी जल्द से जल्द चाहिए। इतना कहकर लव ने कॉल काट दिया। लव की आंखों के सामने रुद्राक्ष का मुस्कुराता हुआ चेहरा तैर रहा था। उसकी मुस्कान किसी डेविल की तरह लग रही थी, लेकिन अचानक अमन का चेहरा और फिर आयुष्मान का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ गया। लव को लग रहा था जैसे उसकी सोच किसी जाल में फंस गई हो। वो अपने सिर को झटकते हुए चिढ़कर बोली, इन सबसे अच्छा तो मैं द्रांश के लिए कोई सरप्राइज प्लान कर लूं। बेवजह इन लोगों के बारे में सोचकर अपना दिमाग खराब कर रही हूं। ये सोचकर वो तुरंत अपनी जगह से उठी और अपने कमरे में जाकर लैपटॉप निकालकर सरप्राइज प्लान के आइडियाज ढूंढने लगी। वहीं दूसरी तरफ द्रांश अपने स्टडी रूम में गंभीर मुद्रा में बैठा था। उसका लैपटॉप खुला हुआ था और वो ईमेल के जरिए किसी से बात कर रहा था। अचानक शैडो नाम की आईडी से मैसेज आया। इन सबके बीच सबसे ज्यादा खतरा लव के लिए है। उसकी सिक्योरिटी टाइट कर दो और किसी भी अजनबी से उसे मिलने मत दो। द्रांश ने एक पल के लिए उस मैसेज को पढ़ा। उसकी गहरी काली आंखें और गंभीर हो गईं। कुछ देर सोचने के बाद उसने जवाब टाइप करने के लिए हाथ उठाया, लेकिन फिर उसने लैपटॉप बंद कर दिया। उसने ड्रॉअर से लाइटर निकाला और उसे जलाकर देखने लगा। स्टडी रूम में अंधेरा था और केवल लाइटर की रोशनी से द्रांश का हैंडसम चेहरा और उसकी गहरी आंखें हल्के उजाले में नजर आ रही थी। लव ने आखिरकार तय कर लिया था कि द्रांश को कैसे बताना है कि दिव्य और दक्ष उसके बेटे हैं, लेकिन उसने जाने से पहले द्रांश से कुछ नहीं कहा। कुछ ही घंटों में उसने अपनी दूसरी पहचान का उपयोग करते हुए एक बड़ा और खूबसूरत विला खरीद लिया था। वो विला शांत इलाके में था, जहां ज्यादा लोग नहीं आते थे। आसपास जंगली इलाका था और पीछे खूबसूरत पहाड़ों की वादियां थीं। लव ने द्रांश को सरप्राइज देने का प्लान बनाया था। उसने विला को बेहद खूबसूरत तरीके से सजाया और काम में इतनी व्यस्त हो गई कि बाकी चीजों पर ध्यान ही नहीं दिया। वहीं दूसरी ओर रुद्राक्ष अपने ऑफिस में बैठा था। उसकी नजरें लैपटॉप की स्क्रीन पर लव की एक तस्वीर पर टिकी थीं।
तस्वीर में लव ने ब्लैक डेनिम जीन्स, ब्लैक टी शर्ट और ब्लैक जैकेट पहनी हुई थी। उसकी आंखों पर ब्लैक गॉगल था और कान में ब्लूटूथ, उसके एक हाथ में गन थी और उसका पूरा लुक किलर जैसा लग रहा था। लव की तस्वीर देखते हुए रुद्राक्ष के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ गई। उसने तस्वीर को छूते हुए कहा, हम मिस्टर माहेश्वरी की इकलौती बेटी, सॉरी मेरा मतलब लविसा माहेश्वरी। इसके बाद उसने अपने सामने रखी डीएनए रिपोर्ट पर नजर डाली और मुस्कुराया। रिपोर्ट में साफ लिखा था कि मिस्टर माहेश्वरी लव के असली पिता है। रुद्राक्ष ने अपनी रहस्यमयी आवाज में कहा, कितनी अजीब बात है। अभी अभी लव मिली है और मैं उसे खत्म करने वाला था, लेकिन मुझे जल्दी नहीं करनी चाहिए। थोड़ा खेल का मजा लेना चाहिए। कुछ ऐसे राज हैं जिन्हें उजागर करना जरूरी है, और आज की रात एक धमाका होगा जिससे कुछ जिंदगियां बर्बाद होंगी। ये कहते ही वो जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी इतनी खतरनाक थी कि कोई भी सुनकर कांप उठता। उधर दूसरी तरफ द्रांश पूरे दिन कहाँ था, इसका किसी को कोई अंदाजा नहीं था। वो एक अंधेरे कमरे में मौजूद था। उसके हाथों में एक सिगरेट थी जो हल्की हल्की जल रही थी। सामने दीवार पर कुछ तस्वीरें लगी हुई थीं, लेकिन अंधेरे के कारण ये साफ नहीं हो पा रहा था कि तस्वीरें किसकी थीं। कमरे में और भी लोग थे या नहीं, ये समझ पाना मुश्किल था। बस द्रांश का धुंधला चेहरा ही हल्की रोशनी में नजर आ रहा था। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया। मैसेज पढ़ते ही द्रांश खड़ा हो गया और बिना समय गंवाए वहां से निकल पड़ा। वो खुद ही अपनी कार चला रहा था और काफी तेज गति से आगे बढ़ रहा था। उसने घड़ी पर नजर डाली, शाम के 7 बजे बज चुके थे। इस वक्त द्रांश पहले से भी ज्यादा अहंकारी लग रहा था। उसके कपड़ों और ड्रेसिंग स्टाइल में एक शैतानी लुक झलक रहा था। कार चलाते हुए भी उसके होठों के बीच एक सिगरेट फंसी हुई थी। पीछे उसकी सुरक्षा के लिए कई कारों का काफिला उसे फॉलो कर रहा था। उसकी कार तेज रफ्तार में सड़कों पर दौड़ रही थी और चारों तरफ की हवा को चीरती जा रही थी। दूसरी ओर लव अपने सरप्राइज डेकोरेशन से पूरी तरह संतुष्ट थी। उसने खुशी खुशी अपने कमरे में जाकर तैयार होने का सोचा। कुछ ही देर बाद वह वॉशरूम से बाहर निकली। उसने रेड कलर की एक खूबसूरत ड्रेस पहनी हुई थी जो घुटने तक लंबी थी। ड्रेस पर चमचमाते स्टोन्स जड़े हुए थे और वो शोल्डर स्ट्रैप थी। लव ने अपने बालों को खुला रखा और हल्का सा मेकअप किया। उसके गले में मंगलसूत्र चमक रहा था। अपने लुक को देखकर लव ने खुद को शीशे में देखा और मुस्कुराते हुए खुद को फ्लाइंग किस दिया। द्रांश जरूर मेरी सारी नाराजगी भूल जाएगा, उसने खुशी से कहा। इसके बाद उसने अपना फोन उठाया और द्रांश को कॉल करने लगी। लव ने 3-4 बार कॉल करने की कोशिश की, लेकिन द्रांश का फोन नहीं लगा। ये देखकर लव ने अपनी भौहें चढ़ाई और झुंझलाकर कहा, फोन को क्या हो गया, कॉल क्यों नहीं लग रहा। उसने दोबारा कॉल ट्राई किया, लेकिन इस बार भी कोई फायदा नहीं हुआ। लव ने अपने होठों को दबाते हुए सोचा, क्या मुझे उसका फोन हैक कर लेना चाहिए? नहीं, यह सही नहीं होगा। अगर उसने समझ लिया कि मैं उसकी सीक्रेट्स चोरी करने की कोशिश कर रही हूं, तो वह और ज्यादा नाराज हो जाएगा। ये सोचकर उसने अपना ख्याल झटक दिया। वो खिड़की के पास खड़ी होकर गार्डन की तरफ देख रही थी। गार्डन का खूबसूरत नजारा देखकर उसकी खुशी दोगुनी हो जाती थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था, उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। लव अब नीचे जाकर द्रांश का इंतजार करने लगी। उसने घड़ी देखी, रात के 10 बजे बज चुके थे। लव गेट के पास आकर बाहर देखने लगी। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दिया। उसने परेशान होकर खुद से कहा, मैंने उसे 7 बजे तक आने को कहा था, वो अभी तक क्यों नहीं आया? लव ने फिर से द्रांश को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन इस बार उसका फोन नॉट रीचेबल बता रहा था। अब लव को गुस्सा भी आने लगा। वह अपनी मुट्ठी बंद करके बड़बड़ाई, कहीं वह भूल तो नहीं गया, या फिर गुस्से में नहीं आया, या शायद वह किसी जरूरी काम में व्यस्त हो। तभी उसे याद आया कि उसने कपिल को कॉल नहीं किया। उसने तुरंत कपिल को कॉल लगाया। दूसरी तरफ कपिल अपने केबिन में बैठा एक फाइल डिलीट कर रहा था। उसने फोन की पहली ही रिंग में कॉल रिसीव कर ली। लव जल्दी से बोली, कपिल, द्रांश कहाँ है? कपिल ने गंभीर लहजे में जवाब दिया, मैडम, बिग बॉस काफी वक्त से ऑफिस में नहीं है। मैंने उन्हें एक मीटिंग के सिलसिले में कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया। क्या आपको उनसे कुछ जरूरी बात करनी है? लव निराश होकर बोली, नहीं, कुछ नहीं। ये कहते ही उसने कॉल काट दी। अब लव की बेचैनी बढ़ने लगी। उसका दिल कह रहा था कि वह द्रांश का फोन हैक कर ले, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। यह सही नहीं होगा, उसने खुद को समझाया। समय तेजी से बीत रहा था। रात के 10 बजे बज चुके थे।
द्रांश अभी भी कहीं नजर नहीं आ रहा था। लव की खुशी अब फिक्र और गुस्से में बदलने लगी थी। लव रूम में आकर अपनी कार की चाबी उठाई और तेजी से नीचे की तरफ जाने लगी। लेकिन जैसे ही वह नीचे पहुंची, एक कार तेजी से आकर रुकी। लव उस कार को देखते ही मुस्कुरा दी और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। कार का ड्राइविंग सीट का दरवाजा खुला और द्रांश बिना किसी एक्सप्रेशन के बाहर निकला। उसकी काली और डरावनी आंखें, जो नशीली भी लग रही थीं, ये बता रही थी कि उसने शराब पी रखी थी। कार से बाहर निकलते ही उसने जोर से दरवाजा बंद किया और लव को देखने लगा, लेकिन वह हल्का सा लड़खड़ा गया और गिरने से पहले लव ने उसे थाम लिया। लव का चेहरा गंभीर हो गया। उसने फिक्र भरी आवाज में पूछा, तुमने शराब पी है? तुम्हें पता भी है ये तुम्हारी हेल्थ के लिए कितनी ज्यादा खतरनाक है? द्रांश उसकी बात का जवाब नहीं दिया। लव फिर गुस्से में बोली, द्रांश, मैंने तुमसे कुछ पूछा है, तुमने शराब क्यों पी? लेट आए, ठीक है, लेकिन क्या तुम अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख सकते? क्या तुम 2 साल के बच्चे हो? मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि तुम किसी भी तरह का नशा नहीं कर सकते। द्रांश उसकी बातों का जवाब नहीं दे रहा था, बल्कि उसने उसे कार के दरवाजे से सटाकर खड़ा कर दिया। उसने अपने एक हाथ से लव को घेर लिया और उसे अजीब नजरों से देखने लगा। लव कुछ समझ पाती इससे पहले ही उसने उसके होठों को मसलते हुए सर्द आवाज में कहा, बेबी गर्ल, इसे तुम्हारी फिक्र समझूं या चालाकी? लव कंफ्यूज हो गई। उसने कहा, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? जो कहना है साफ साफ कहो। द्रांश हल्का सा लव की तरफ झुका। उसकी गर्म सांसें लव के चेहरे पर पड़ रही थीं, लेकिन उसकी सांसों में शराब की महक लव को परेशान कर रही थी। उसने उसे दूर करते हुए कहा, द्रांश, तुम। लेकिन वो अपनी बात पूरी कर पाती इससे पहले ही द्रांश ने उसकी बॉडी को अजीब तरीके से टच करते हुए सर्द आवाज में कहा, बेबी गर्ल। ओह नहीं, टाइगर, मुझे तुम्हें इसी नाम से बुलाना चाहिए, है ना? लव अपना असली नाम सुनकर दंग रह गई। उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए। उसे समझ ही नहीं आया कि द्रांश को उसका असली नाम कैसे पता चला। उसने द्रांश की शर्ट कसकर पकड़ते हुए हैरानी से पूछा, तुम ये क्या बोल रहे हो? कौन टाइगर? आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? द्रांश अजीब तरीके से हंसने लगा। उसने गुस्से में कार पर जोर से एक पंच मारा और चिल्लाते हुए कहा, इतना मासूम बनने की कोशिश मत करो। तुमने बहुत अच्छा खेल खेला। मेरे दिल, मेरी फीलिंग्स और मेरे जज्बातों के साथ। लोग सच कहते हैं कि लड़कियां कुछ भी कर सकती हैं। तुम्हें पता है, टाइगर, तुमने द्रांश रंधावा को जीते जी मार डाला। लव को उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने समझाने की कोशिश की, द्रांश, नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने तुमसे सच कहा था, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। द्रांश गुस्से से बोला, अगर एक बार और प्यार शब्द कहा, तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा और फिर खुद को भी। तुम्हारे प्यार शब्द ने मुझे बर्बाद कर दिया। मुझे इस प्यार शब्द में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन तुम्हारे कारण मैं इसमें फंस गया। तुमने ये सब सिर्फ मुझे बर्बाद करने के लिए किया, है ना? कॉन्ग्रेचुलेशंस, टाइगर, तुमने अपने मकसद में कामयाबी हासिल कर ली। लव का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो कुछ समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन द्रांश के गुस्से ने उसे कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया। अचानक तेज हवाएं चलने लगी और बारिश शुरू हो गई। दोनों बारिश में भीग रहे थे। द्रांश का गुस्सा और बढ़ता जा रहा था। लव की आंखों में डर और गहरा हो गया। लव लगातार द्रांश को देख रही थी और द्रांश भी लव को देख रहा था। दोनों बारिश में भीग चुके थे। द्रांश के हाथ में इस वक्त लव का मंगलसूत्र था। लगभग आधे घंटे तक कोई कुछ भी नहीं बोला। लव और द्रांश बस एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। लव का चेहरा गंभीर था। उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था, क्योंकि द्रांश की बातों ने उसके दिल पर जो चोट पहुंचाई थी, उसके बाद उसने खुद को कोई सफाई देने की कोशिश नहीं की थी। वो ऐसा दिखा भी नहीं रही थी कि वो सफाई देना चाहती है। लव ने अपने चेहरे से पानी की बूंदें साफ की और फिर अपना सिर उठाकर द्रांश के हैंडसम चेहरे को देखने लगी, जिस पर इस वक्त कोई भाव नहीं थे। लव हल्का सा मुस्कुराई, फिर कार से टेक लेकर द्रांश के कॉलर को पकड़ लिया। उसे अपनी तरफ खींचते हुए उसने गुस्से और गंभीर लहजे में कहा, मिस्टर द्रांश रंधावा, मैं तुम्हें सफाई देना जरूरी नहीं समझती। तुमने सुना, इस बार मैं तुम्हें कोई सफाई नहीं दूंगी। हाँ, मैं टाइगर हूं, तो तुम मेरा क्या उखाड़ लोगे? जान से मार दोगे तो मार दो, मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूं। या फिर कुछ और करने का इरादा है? क्या तुम मुझे कैरेक्टरलेस कहना चाहते हो या मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाना चाहते हो? लव ने इतना कहकर द्रांश को हल्का सा खुद से दूर किया और एक एक शब्द पर जोर देते हुए आगे बोली, मैं तुमसे प्यार करती हूँ।
बस यही कारण है कि हर बार तुम्हारे सामने झुक जाती हूँ। तुम्हारे गुस्सा होने पर तुम्हारे पीछे पीछे आती हूँ। तुम्हें मनाने की कोशिश करती हूँ। तुम्हारे सामने हमेशा एक इनोसेंट और प्यारी बीवी जैसा रोल प्ले करती हूँ। मगर लगता है तुमने मुझे कमजोर और फालतू इंसान समझ लिया है। सुन लो, मैं हर चीज बर्दाश्त करूंगी, लेकिन अगर बात मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट की होगी तो मैं कुछ भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। भले ही मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन अगर मुझे अपने वजूद के लिए लड़ना पड़ा तो तुम्हें छोड़ने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगी। मुझे ऐसे प्यार की जरूरत नहीं जो मुझे खत्म कर दे। उसने गहरी सांस ली और फिर से कहा, पिछली बार जब तुम्हें पता चला कि मैं एक किलर हूं, कितनी आसानी से तुमने हमारे रिश्ते को भुला दिया और मुझे खुद से दूर कर दिया। बेशर्म की तरह मैं तुम्हें मनाने के लिए तुम्हारे पीछे पीछे आए। ये सब मैंने कभी किसी के लिए नहीं किया। जबरदस्ती तुम्हारे साथ चिपकी रही। जिंदगी में पहली बार तुम्हारे लिए खाना बनाने की कोशिश की ताकि तुम्हें मना सकूं, मगर तुमने क्या किया? मुझे डांट दिया, मुझ पर गुस्सा किया। पता है, मैंने आज तक किसी के लिए कुछ नहीं किया, मगर तुम्हारे लिए करवा चौथ का व्रत रखा। तुम्हारे साथ रहना चाहती थी। यही कारण था कि मैंने डैडी से झूठ कहा कि हम पहले से एक दूसरे को जानते थे और हमने कई साल पहले शादी कर ली थी। तुम्हारे लिए मैंने एक नहीं, 1000 झूठ बोले हैं और अब भी बोल रही हूं। और तुमने क्या किया? मेरा एक राज जानकर तुम मुझ पर गुस्सा कर रहे हो? और क्या कहा? मैंने तुम्हें धोखा दिया, तुम्हारे जज्बातों के साथ खेला? तो तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम मेरे जज्बातों के साथ नहीं खेल रहे? चुप क्यों हो, मिस्टर द्रांश रंधावा? बताओ मुझे, मैंने तुम्हारे जज्बातों के साथ कैसे खेला? क्या मैंने तुमसे जबरदस्ती शादी की? बोलो, क्योंकि जबरदस्ती शादी तो तुमने की थी। मैं नहीं कह रही थी कि मुझसे शादी करो। तुम ही थे जो मुझे जबरदस्ती मंदिर में लेकर गए और ब्लैकमेल करके मुझसे शादी कर ली। और अब तुम कहते हो कि मैं तुम्हारी फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ कर रही हूँ। अगर कोई खिलवाड़ कर रहा है तो वो सिर्फ तुम कर रहे हो। लव के शब्द और उसकी आंखों का गुस्सा द्रांश को चुप करवा गया, मगर उसकी आंखों में भी अब एक अलग आग जलने लगी थी। लव के दिल में जो दर्द उठ रहा था उसे उसने दिल के किसी कोने में दबा दिया था, लेकिन द्रांश ने जो इल्जाम लगाए थे उस पर वो चुप नहीं रह सकी। उसने अपनी मुट्ठी कसकर भींच ली। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने उन्हें बहने नहीं दिया, क्योंकि वो खुद को कमजोर दिखाना नहीं चाहती थी। वो जानती थी कि उसने खुद को द्रांश के लिए बदला था, लेकिन ये बदलाव अब उसे बेकार लग रहा था। लव ने जो भी कहा उसका कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि द्रांश नशे में था। अचानक द्रांश ने अपना पूरा भार लव पर डाल दिया। लव ने गुस्से में उसे देखा और खुद से दूर करते हुए कहा, मुझसे दूर रहो, डोंट टच मी। लेकिन जैसे ही लव उसे दूर करने लगी, द्रांश लड़खड़ाकर गिरने लगा। लव उसे संभालने के लिए मजबूर हो गई, हालांकि उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने बिना कुछ कहे द्रांश को सहारा दिया और रूम में ले आई। द्रांश को बेड पर लेटाने के बाद लव कुछ देर तक उसे देखती रही। उसका मन उलझा हुआ था। फिर अचानक उसने अपनी कार की चाबी पर पकड़ मजबूत की और ठंडी, भावशून्य आवाज में कहा, अब मैं तुम्हारे पीछे नहीं आऊंगी, नहीं तुम्हें कुछ समझाऊंगी। नफरत करते हो ना टाइगर से? तो नफरत करो, क्योंकि जिस वक्त तुमने मेरे मंगलसूत्र को तोड़ा था उसी वक्त तुमने मुझे भी खत्म कर दिया था। उस वक्त तुमने हमारे रिश्ते को भी खत्म कर दिया था। अब मैं तुम्हारे पीछे कभी नहीं आऊंगी और नहीं किसी के लिए खुद को बदलूंगी। गुड बाय। ये कहते हुए लव ने द्रांश को एक आखिरी नजर से देखा और कमरे से बाहर निकल गई। गार्डन में पहुंचकर उसने वहां की सजावट देखी। उस सजावट को देखकर उसका गुस्सा और बढ़ गया। उसने एक एक डेकोरेशन को तोड़कर फेंक दिया। फिर वह अपनी कार में बैठी और तेज रफ्तार से वहां से निकल गई। लेकिन जाते जाते उसने कपिल को द्रांश की लोकेशन भेज दी और अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया। उसने दूसरा फोन निकाला और किसी को कॉल करते हुए कहा, राहु, केतु, मैं तुम्हें एक लोकेशन भेज रही हूँ, मुझे वहां मिलो। इतना कहते ही उसने कॉल काट दी और लोकेशन भेज दी। कुछ देर बाद लव, राहु और केतु एक सुनसान जगह पर मिले। हालांकि ये जगह पूरी तरह से सुनसान नहीं थी। थोड़ी दूर पर एक बड़ी कंपनी की बिल्डिंग खड़ी थी। लव कार के बोनट पर बैठकर सिगरेट के कश ले रही थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। राहु और केतु उसके सामने खड़े थे और लव की हरकतें उन्हें कुछ अजीब लग रही थी। लव सिगरेट के साथ खेलते हुए ठंडी आवाज में बोली, इस कंपनी के मालिक ने एक बार हमसे दुश्मनी ली थी, हमें उस दुश्मनी निभाने का मौका ही नहीं मिला, तो क्यों ना आज वो दुश्मनी निभाई जाए? केतु ने कंफ्यूज होकर पूछा, आपके कहने का मतलब क्या है, बॉस? लव ने सिगरेट के धुएं को हवा में छोड़ते हुए हल्की मुस्कान के साथ कंपनी की ओर देखा और बोली,
ब्लास्ट कर दो इसे। केतु चौंकते हुए बोला, लेकिन बॉस, इस कंपनी का मालिक मिस्टर द्रांश के रिश्तेदार है, इसलिए आपने पहले कुछ नहीं किया था। लव ने ठंडी नजरों से उसे घूरा और सख्त लहजे में कहा, पहले की बात अलग थी, अब की बात अलग है। मैंने कहा ब्लास्ट कर दो, तो मतलब ब्लास्ट कर दो। और हाँ, मेरी एक निशानी जरूर छोड़ देना ताकि सबको पता चले कि यह टाइगर का काम है, खासकर द्रांश रंधावा को। फिर उसने गहरी, जलती हुई नजरों से बिल्डिंग को देखा और मुस्कुराए। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने धीरे से कहा, जब मुझे ही एक खेल बना दिया गया है, तो अब मैं भी खेल कर दिखाऊंगी। ये कहते हुए वह आराम से अपनी कार की बुलेट सीट पर लेट गई। राहु और केतु उसे देखकर हैरान थे। उन्हें यह महसूस हो रहा था कि लव अब वही इंसान बन गई थी जिसे वे पहले जानते थे। हर तरफ आग लगी हुई थी और कुछ ही देर में पूरी बिल्डिंग जलकर राख हो गई थी। बिल्डिंग के अंदर कई लोग मौजूद थे जो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। एक फ्लोर पर केवल शराब रखी थी और शराब के कारण आग तेजी से फैल गई थी। बोनट पर बैठी लव ये सब देख रही थी। उसकी आंखों में अजीब से भाव थे। राहु और केतु अभी भी भ्रमित होकर खड़े थे। राहु ने थोड़ी हिम्मत जुटाकर पूछा, सासू मॉम, क्या आपके हस्बैंड यानी हमारे ससुर जी के साथ आपकी लड़ाई हो गई है? आप हमें बताती क्यों नहीं? भले ही मैं इस वक्त सिंगल हूँ, मगर मैं बहुत अच्छी एडवाइस दे सकता हूँ। आप मुझे बताइए ना कि आप अपने हस्बैंड यानी ससुर जी से क्यों गुस्से में हैं। मैं चुटकियों में सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि लव ने उसके पैरों पर जोरदार लात मारी और फिर बोली, इतने ही बड़े एडवाइजर हो तो खुद की जिंदगी के एडवाइजर क्यों नहीं बन जाते? क्या कभी एक भी गर्लफ्रेंड पटाई है? पिछली बार जो लड़की मिली थी उसने 2 थप्पड़ मारकर तुम्हें चलता किया था, और अब यहाँ एडवाइजर बनने आ गए हो। कभी किसी लड़की को किस भी किया है? बच्चे, ज्यादा जुबान मत चलाओ। मुझे हर चीज का एक्सपीरियंस है। अगर मुझे कभी एडवाइस की जरूरत हुई तो गलती से भी तुम्हारे पास नहीं आऊंगी। पिछली बार भी तुम लोगों ने ही एडवाइस दी थी कि मैं बेशर्म बनकर उस आदमी के पीछे पीछे जाऊं। तुम्हारी एडवाइस मानकर मैं उसके पीछे गई थी, उसके लिए खाना भी बनाया था। लेकिन क्या हुआ? पूरा किचन ब्लास्ट हो गया और वह मानने के बजाय मुझ पर ही भड़क गया। इतना कहकर लव गुस्से से बोनट से नीचे उतर गई। उसने अपना सिगरेट मसलकर जमीन पर फेंक दिया, फिर पास में रखा डंडा उठाकर राहु की पीठ पर मारा और गुस्से में बोली, हर एक चीज की फसाद की जड़ तुम राहु केतु हो। हमेशा मेरी कुंडली पर बैठकर मुझे परेशानी में डाल देते हो। इतना कहते हुए उसने केतु को भी मारा। केतु दर्द से चिल्लाते हुए बोनट के ऊपर चढ़ गया और हैरानी से बोला, बॉस, आप मुझे क्यों मार रही हैं? जो कहा वह राहु ने कहा था, मैंने तो कुछ किया भी नहीं है। लव ने डंडा कंधे पर रखते हुए गुस्से से कहा, क्या तुमने वह कहावत नहीं सुनी कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है? तो इस राहु के साथ तुम भी मार खाओ। केतु डरते हुए बोला, बॉस, आप किसी और का गुस्सा मुझ पर क्यों निकाल रही हैं? मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं तो वही करता हूं जो आप मुझसे कहती हैं। लव ने अपनी कमर पर हाथ रखते हुए आगे बढ़कर कहा, तो अब तुम मुझसे जुबान लड़ाओगे? चुपचाप नीचे आ जाओ। अगर मैं ऊपर आ गई तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। केतु घबराते हुए नीचे उतर आया, लेकिन वो लव के पास जाने से अभी भी डर रहा था। ये देखकर लव ने राहु को इशारा किया और बोली, जाओ और इसे पकड़ कर लाओ। अगर तुम इसे पकड़ कर लाते हो तो तुम्हें नहीं मारूंगी। ये सुनते ही राहु की आंखों में चमक आ गई और वह खुश होकर बोला, ओके। बस इतना कहते ही उसने एक झटके में केतु को पकड़ लिया, लेकिन केतु ने उसे एक जोरदार पंच मारकर खुद को छुड़ा लिया और भागने लगा। दोनों आपस में ही लड़ने लगे। लव उन दोनों को नजरअंदाज करते हुए जलती हुई बिल्डिंग को एक नजर देखती है, फिर वहां से जाने लगती है। तभी अचानक एक जानी पहचानी आवाज उसके कानों में पड़ी। लव रुक गई और उसका चेहरा गंभीर हो गया। रुद्राक्ष उसके पीछे आता हुआ मुस्कुराते हुए बोला, लव, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने सोचा नहीं था कि मैं तुम्हें यहाँ देखूंगा। लव की आंखों में गुस्सा और चिढ़ नजर आने लगी। वह मन ही मन सोचने लगी, अब मेरा ससुर बनकर मुझे 3-4 लेक्चर देगा। वो गुस्से में रुद्राक्ष से बोली, क्या ये तुम्हारी प्रॉपर्टी है? क्या मुझे यहाँ आने के लिए तुम्हारी परमिशन चाहिए, या फिर मुझे गवर्नमेंट को जीएसटी देनी पड़ेगी? रुद्राक्ष इस बात पर चुप हो गया क्योंकि उसकी बोलती बंद हो गई थी। फिर भी मुस्कुराते हुए वह कहने लगा, लगता है तुम नाराज हो गई हो। मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। तभी उसकी नजर लव के गले पर गई। वह आंखें सनकरी करके बोला, तुम्हारा मंगलसूत्र कहाँ गया? मुझे याद है, जब मैं तुमसे पहली बार मिला था तब तुमने मंगलसूत्र पहना हुआ था।
लेकिन अब वो कहाँ है? लव गुस्से से दांत पीसते हुए सोचने लगी, बोल तो ऐसे रहा है जैसे मेरा पति हो। राहु और केतु, जो अब तक खड़े थे, धीरे धीरे एक दूसरे से फुसफुसाते हुए बात करने लगे। राहु ने केतु से कहा, यह वही आदमी है, मुझे लगता है इसे भी किंग की तरह हमारे बॉस में इंटरेस्ट है। चलो चलकर देखते हैं, शायद कुछ गॉसिप मिल जाए। दोनों लव की बातें ध्यान से सुनने लगे। लव, जो इन दोनों की हरकतों से अच्छी तरह वाकिफ थी, इरिटेट होकर रुद्राक्ष से बोली, हाँ, मंगलसूत्र नहीं पहना। वो क्या है ना, रास्ते में मेरी कार खराब हो गई थी, मेरे पास घर वापस जाने के लिए किराया भी नहीं था। फिर मुझे याद आया कि मुझे भूख भी लगी है, तो मैंने अपना मंगलसूत्र बेच दिया, ताकि जो पैसे मिले उससे खाना खा सकूं और अपने इन गरीब दोस्तों का पेट भर सकूं। राहु और केतु ब्लैंक हो गए और एक दूसरे को देखकर सोचने लगे कि वे दोनों गरीब कैसे लग सकते हैं। रुद्राक्ष ने भी राहु और केतु को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर कहा, क्या गरीब लोग इतने ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं? लव इरिटेट हो गई थी। वो गुस्से से बोली, क्या है, जो काम है वह बताओ और जाओ यहां से। रुद्राक्ष उसे शांत करने की कोशिश करते हुए बोला, अरे तुम तो गुस्से में आ गई, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। तुमने कहा था कि तुम्हारी कार खराब हो गई थी, तो चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। वैसे भी हम दोनों को एक ही जगह पर जाना है, अगर तुम्हें कहीं और जाना है तो भी मैं तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को छोड़ दूंगा। वैसे भी रात हो गई है, बाहर जाना सही नहीं रहेगा। लव आसपास देखते हुए हैरानी से बोली, थैंक यू, मुझे तो पता ही नहीं था कि रात हो गई है। मैं तो सोच रही थी कि सुबह हो गई है, मगर तुम्हारे बताने से मुझे पता चला कि रात है, शायद इसीलिए मुझे नींद आ रही है। रुद्राक्ष की हर बात पर लव उल्टा जवाब दे रही थी, जिससे रुद्राक्ष और चिड़चिड़ा हो गया। राहु और केतु चुपके से हंस रहे थे और फिर लव रुद्राक्ष को इग्नोर करते हुए अपनी कार की पैसेंजर सीट पर बैठ गई। वो राहु से बोली, तुम जल्दी से ड्राइविंग सीट पर बैठो और हम चलते हैं। रुद्राक्ष लव की कार को तब तक देखता रहा जब तक वो उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। फिर उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। अगली सुबह द्रांश की आंखें हल्की सी रोशनी के साथ धीरे धीरे खुल रही थीं और उसे अपना सिर बहुत भारी लग रहा था। द्रांश ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और चारों ओर देखा। उसे कुछ अजीब सा लगा और फिर उसने पूरी तरह से अपनी आंखें खोलकर आसपास स्कैन किया। खुद को अनजानी जगह पर पाकर वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया। वो बिस्तर से उतरकर पास की खिड़की के पास गया और बाहर का नजारा देखा, लेकिन फिर भी उसे कुछ समझ नहीं आया कि वो कहाँ है। तभी अचानक कल रात की बातें उसकी यादों में दौड़ने लगी। हालांकि वो अभी भी सब कुछ ठीक से याद नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो सिर पकड़कर स्थिति समझने की कोशिश करता हुआ बाहर आ गया। वो उसी जगह पर खड़ा था जहां कल रात वो लव से बातें कर रहा था। द्रांश को अपने पैरों के पास कुछ महसूस हुआ तो उसने नीचे झुककर देखा। वहां काले मोतियों के कुछ दाने पड़े हुए थे। उन्हें देखकर वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया, लेकिन फिर उसे याद आया कि यह तो लव का मंगलसूत्र था। द्रांश ने जल्दी से उसे उठाकर देखा और उसके सामने कल रात का सीन घूमने लगा। उसे याद आया कि उसने लव का मंगलसूत्र तोड़ा था। ये सोचते ही उसका चेहरा गहरे गुस्से से भर गया। अब उसे सब कुछ याद आ चुका था। द्रांश कुछ पल के लिए जम गया। उसका चेहरा सीरियस था। वो यह एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि लव ही टाइगर है। उसी समय कपिल किसी से बात करता हुआ गार्डन से बाहर आया। द्रांश को होश में देखकर वो जल्दी से उसके पास पहुंचा। कपिल ने सिर झुकाते हुए कहा, बिग बॉस, आपको होश आ गया है। क्या अब आप ठीक हैं या मैं डॉक्टर ऋषि को बुलाऊं? द्रांश ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने मंगलसूत्र को कसकर अपनी मुट्ठी में पकड़ा। कपिल घबराते हुए बोला, बिग बॉस, इसके आगे मैं कुछ और कहता। तभी द्रांश गुस्से से बोला, वेयर इज द बेबी गर्ल? कपिल को यह थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने जल्दी से जवाब दिया, बिग बॉस, मुझे नहीं पता, मगर भाभी जी ने मुझे आपकी लोकेशन भेजी थी और यहाँ आने के लिए कहा था। जब मैं यहाँ आया तो यहाँ पर आपके अलावा कोई नहीं था। यही नहीं, मुझे कुछ ऐसी चीज मिली है जो अनएक्सपेक्टेड है। कपिल ने अपनी हाथ में पकड़ी रिपोर्ट को द्रांश की तरफ बढ़ाया। उसके चेहरे पर शॉकिंग एक्सप्रेशन थे। द्रांश ने रिपोर्ट नहीं ली, लेकिन वह साफ देख पा रहा था कि उसमें क्या लिखा है। उसके चेहरे के भाव बदल गए। उसकी मुट्ठी और कस गई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और गुस्से से अपने सिर को मसलते हुए गहरी सांस ली। फिर वह बिना किसी भाव के अपनी कार में जाकर बैठ गया। कपिल समझ गया कि द्रांश काफी गुस्से में है, इसलिए उसने जल्दी से ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार को स्टार्ट कर दिया।
कुछ देर में उनकी कार द्रांश के प्राइवेट विला पर रुक गई। द्रांश ने देखा कि वहां लव या बच्चे कोई भी नहीं थे। उसने गहरी सांस ली और तैयार होने लगा। द्रांश ने डार्क ग्रे रंग का बिजनेस सूट पहना था, जिससे वो बेहद डोमिनेटिंग लग रहा था। उसने कुछ देर तक अपने फोन को देखा और फिर लव को कॉल करने लगा। काफी देर तक रिंग बजती रही, लेकिन किसी ने रिसीव नहीं किया। फिर द्रांश ने दोबारा कॉल करने की कोशिश की। वहीं दूसरी ओर लव सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे द्रांश के बिना नींद नहीं आ रही थी। उसने करवट लेकर दिव्या और दक्ष को देखा। उन्हें देखते ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह दोनों के बालों पर हाथ फेरती रही और फिर उठकर बैठ गई। लव ने अपना फोन उठाया और देखा कि द्रांश के 25 मिस्ड कॉल्स थे। तभी स्क्रीन पर फिर से द्रांश का नाम चमकने लगा। लव कॉल कट करने ही वाली थी, लेकिन फिर अचानक उसने कॉल रिसीव कर ली। उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। वो कुछ बोलने ही वाली थी कि द्रांश अपनी ठंडी आवाज में बोल पड़ा, बेबी गर्ल, कहाँ हो तुम? लव नाखूनों को देखते हुए रुचि के साथ बोली, मिस्टर रंधावा, आपको इस सीरियल किलर की अचानक याद कैसे आ गई? पूरे 25 मिस्ड कॉल्स, दिलचस्प। कहीं आप मुझे कोई कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं देना चाहते? पर मैं बता दूं, मैं अंडरवर्ल्ड की टॉप किलर हूं। शायद आप मुझे अफोर्ड ना कर पाएं। द्रांश ने अपने गुस्से को नियंत्रित करते हुए कहा, बेबी गर्ल। लव आराम से अपने पैर को दूसरे पैर पर रखते हुए बोल पड़ी, मिस्टर रंधावा, शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। आई एम टाइगर, नॉट बेबी गर्ल, और मेरे एक एक सेकंड कीमती है। तो बताइए, कॉल क्यों किया? द्रांश उसके गुस्से को भांपते हुए बिना किसी भाव के बाहर की ओर देखने लगा। फिर ठंडी आवाज में बोला, शाम तक तुम मुझे बच्चों के साथ घर में चाहिए। लव भी खिड़की के पास खड़ी हो गई और बाहर देखते हुए मुस्कुराकर बोली, वरना क्या कर लोगे तुम? और मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? सिर्फ इसलिए कि तुम कह रहे हो? और तुम कौन होते हो मुझे ऑर्डर देने वाले? मेरे पति। लेकिन कल रात ही हमने ब्रेकअप कर लिया था। लगता है मिस्टर रंधावा की याददाश्त कमजोर हो गई है। कल ही तो तुमने मेरा मंगलसूत्र तोड़कर हमारे रिश्ते को खत्म कर दिया था, और आज मुझे कॉल कर रहे हो। एक सलाह देती हूँ, किसी अच्छे डॉक्टर से मिलो या फिर बादाम खाओ, मिस्टर रंधावा। इतना कहकर लव ने कॉल काट दी और बिना किसी भाव के बाहर देखने लगी। उसकी आंखों में नींद की कोई झलक नहीं थी। वहीं दूसरी ओर द्रांश ने गुस्से में अपनी आंखें बंद कर ली और अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश करने लगा। वो तेजी से विला से बाहर निकला। तभी कपिल उसके पास आकर कुछ बताने लगा। द्रांश कुछ सोचकर महेश्वरी विला जाने के बजाय कहीं और जाने लगा। शाम हो चुकी थी। लव बच्चों के साथ बाहर घूमने गई थी, लेकिन 6 बजे तक वे सभी घर वापस आ गए। घर पहुंचने के बाद दिव्य खुशी से बोला, मम्मा, आपने डैडी को क्यों नहीं बुलाया? हम वहां और भी मस्ती कर सकते थे। लव ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन दक्ष भी उत्साहित होकर बोला, मॉम, क्या हम दोबारा जा सकते हैं? लव ने दोनों को गले लगाते हुए कहा, बिल्कुल, पर संडे को। अब जल्दी से कपड़े बदल लो। इतना कहकर वह भी अपने कपड़े बदलने चली गई। डिनर के बाद रात 9 बजे लव बच्चों के साथ बाहर टहलने गई। तभी उसे एक कॉल आया और वह दूसरी ओर जाकर बात करने लगी। बात खत्म करके जब वह पीछे मुड़ी तो देखा कि दिव्य और दक्ष कहीं गायब हो चुके थे। वो घबराकर इधर उधर देखने लगी। तभी उसकी नजर द्रांश पर पड़ी और उसका चेहरा गंभीर हो गया। द्रांश दिव्य और दक्ष को गोद में उठाए खड़ा था। उसकी नजरें बर्फ की तरह ठंडी थीं। लव और द्रांश एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन उनके चेहरों पर कोई भी भाव नहीं था। द्रांश को उम्मीद थी कि लव उसके पास आएगी, लेकिन लव ने उसे अनदेखा करते हुए दिव्य और दक्ष से कहा, घर चलो। दिव्य और दक्ष द्रांश को देख रहे थे, लेकिन लव की बात सुनकर वे चुपचाप घर जाने लगे। द्रांश बिना किसी भाव के बोला, बेबी गर्ल, घर चलो। जैसे ही उसने लव का हाथ पकड़ने की कोशिश की, तभी रुद्राक्ष वहां आ गया और दिलचस्पी से पूछने लगा, तुम दोनों क्या कर रहे हो? वो लव के पास आकर खड़ा हो गया। द्रांश ने उसे जानलेवा नजरों से देखा। उसकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। लव द्रांश को घूरते हुए देख रही थी। इसके बाद उसने दक्ष और दिव्य का हाथ पकड़ा और वहां से जाने लगी। रुद्राक्ष को नजरअंदाज करते हुए द्रांश भी लव के पीछे चला गया। गेट के पास पहुंचकर लव ने दक्ष और दिव्य की तरफ देखते हुए कहा, रूम में जाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूं। दिव्य और दक्ष ने द्रांश की ओर देखा। द्रांश ने सिर हिलाकर इशारा किया और वे दोनों तेजी से अपने कमरे की ओर चले गए। लव ने रुद्राक्ष को घूरते हुए अपने हाथ बांध लिए और सख्त आवाज में बोली, मिस्टर रुद्राक्ष, मुझे मिस्टर रंधावा से अकेले में बात करनी है।
रुद्राक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, तो करो ना, मैं तुम्हें रोक तो नहीं रहा हूं। लव ने चिढ़कर कहा, पर अकेले में करनी है। रुद्राक्ष ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बिल्कुल, और इतना कहकर वह अपनी जेब में हाथ डालते हुए आराम से अंदर चला गया। अब वहां सिर्फ लव और द्रांश बचे थे। लव ने गहरी सांस ली और कड़े लहजे में कहा, मिस्टर रंधावा, आप यहाँ क्यों आए हैं? द्रांश ने उसके शब्दों को अनसुना करते हुए उसकी ओर बढ़ने की कोशिश की, लेकिन लव ने एक कदम पीछे हटते हुए कहा, आप दूर से भी बात कर सकते हैं, इसके लिए पास आने की जरूरत नहीं। द्रांश ने चिढ़कर कहा, बेबी गर्ल। लव ने सख्त लहजे में उसे रोकते हुए कहा, आप यहाँ क्यों आए हैं? मिस्टर रंधावा, क्या मैं जान सकती हूँ कि आपको मुझसे क्या काम है? अगर आप मुझे कोई कॉन्ट्रैक्ट देना चाहते हैं तो मैं पहले ही बता दूं कि मैं बिजी हूँ, और अगर आप अपने किसी रिश्तेदार की जली हुई कंपनी के बारे में बात करना चाहते हैं तो मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। लव के इस व्यवहार से द्रांश चिढ़ गया। उसने अचानक लव का हाथ पकड़ा और उसे दीवार से सटा दिया। फिर उसके गालों को दबाते हुए ठंडी आवाज में बोला, बेबी गर्ल, तुम्हारी यह जुबान बहुत चलती है, इसे बंद करना मुझे बहुत अच्छे से आता है। इतना कहने के बाद उसने लव के होठों को अपने होठों के कब्जे में ले लिया। लव अचानक हुई इस हरकत से स्तब्ध रह गई। उसे विश्वास नहीं हुआ कि द्रांश ऐसा कर सकता है। उसने उसे रोकने के लिए अपने पैर से मारने की कोशिश की, लेकिन द्रांश ने पहले ही उसका पैर ब्लॉक कर दिया। शायद उसे पहले से पता था कि लव क्या करने वाली है। द्रांश ने लव के दोनों हाथ अपने एक हाथ से थाम लिए और जबरदस्ती लगभग 10 मिनट तक उसे चूमता रहा। उसके बाद उसने गहरी आवाज में कहा, तुम्हारी इस जुबान को सिर्फ मैं बंद कर सकता हूं। अब चुपचाप मेरे साथ चलो, मुझे जबरदस्ती करने पर मजबूर मत करो। लव गुस्से से बोली, मुझे ऑर्डर मत दो, मैं तुमसे डिवोर्स पेपर साइन करवाकर ही रहूंगी। उसकी बात पूरी होने से पहले द्रांश ने उसे दोबारा चूम लिया। इस बार उसका चुंबन और भी गहरा और दर्दनाक था। लव का चेहरा लाल पड़ गया और उसने द्रांश को खुद से दूर करने की पूरी कोशिश की, लेकिन द्रांश अपनी जगह से हिला तक नहीं। जब द्रांश को लगा कि लव सांस नहीं ले पा रही है तो उसने उसे छोड़ा और मुस्कुराते हुए बोला, बेबी गर्ल, तुम मुझसे डिवोर्स ले सकती हो, बट ओनली इन योर ड्रीम्स। रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होगा। साथ जन्म भी ले लोगी तब भी नहीं। अगर तुम ज्यादा ड्रामा करोगी तो मैं तुम्हें घर में बंद कर दूंगा और खुद भी तुम्हारे साथ बंद हो जाऊंगा। लव ने गुस्से में अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन द्रांश ने उसे कसकर पकड़े रखा। लव चिढ़कर चिल्लाई, मुझे छोड़ोगे या नहीं? अगर हिम्मत है तो चलो मुझसे लड़कर दिखाओ। अगर मैं जीत गई तो वही होगा जो मैं चाहती हूँ। द्रांश ने रुचि के साथ उसकी तरफ देखा और कहा, क्या तुम वाकई मुझसे लड़ना चाहती हो? लव ने आत्मविश्वास से कहा, हाँ, और याद रखना, अगर मैं जीत गई तो तुम कोई मनमानी नहीं करोगे। द्रांश ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, लेकिन लड़ाई कैसे होगी यह मैं तय करूंगा। लव ने जल्दबाजी में कहा, मुझे परवाह नहीं, मुझे अभी और इसी वक्त फाइट करनी है। जगह तुम डिसाइड कर लो। द्रांश ने लव का हाथ पकड़ते हुए उसे खींचा और रहस्यमयी आवाज में बोला, मुझे पता है हमें कहाँ फाइट करनी है। उसकी आवाज में कुछ खतरनाक था, मगर लव उसे समझ नहीं पाई थी। अभी वो द्रांश से सिर्फ गुस्सा थी, इसलिए गुस्से में वह उससे दूर ही रहना चाहती थी। वो फाइट जीतकर उससे कुछ ऐसा मांगना चाहती थी जो द्रांश शायद उसे देना न चाहे। कुछ देर बाद द्रांश उसे लेकर अपने प्राइवेट विला में आ गया। लव उसके प्राइवेट विला को घूरते हुए बोली, क्या तुम यहाँ लड़ना चाहते हो? मुझे लगता है अगर हम खाली मैदान में या बॉक्सिंग रिंग में लड़ेंगे तो वह ज्यादा सही रहेगा। तुम किसी और को भी बुला लो ताकि वो गवाह दे सके कि इस फाइट में मैं जीती हूँ। इसमें कुछ नियम भी होंगे जिन्हें हम दोनों को फॉलो करना होगा। द्रांश उसके करीब आया और उसे कार से सटा दिया। फिर उसके कान में झुकते हुए हल्की हंसी के साथ बोला, क्या तुम चाहती हो कि हमें फाइट करते हुए कोई तीसरा देखे? पर अगर तुम ज्यादा बोलोगी तो मुझे किसी को बुलाना पड़ेगा, मगर ये तुम्हें पसंद नहीं आएगा। लव ने उसके सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर किया और चिढ़कर बोली, मेरे ज्यादा करीब आने की जरूरत नहीं है, बस उस तीसरे इंसान को बुलाओ। हम हर चीज रिकॉर्ड करेंगे ताकि तुम चीटिंग न कर सको। आई डोंट ट्रस्ट यू। द्रांश कंधे हिलाकर बोला, ठीक है। लव को भरोसा था कि द्रांश कोई चीटिंग नहीं करेगा, मगर द्रांश उसे तिरछी नजरों से देखते हुए कुछ और ही सोच रहा था। उसने लव का हाथ पकड़ लिया। लव ने झटकते हुए कहा, मैं खुद अंदर जा सकती हूँ, समझे? मगर फिर भी द्रांश ने उसका हाथ पकड़ लिया और जबरदस्ती रूम की तरफ ले जाने लगा। लव कंफ्यूज होकर बोली, रूम की तरफ क्यों जा रहे हो?
द्रांश रहस्यमयी आवाज में बोला, हम यही तो लड़ेंगे। लव को कुछ समझ नहीं आया, मगर रूम के अंदर पहुंचते ही द्रांश ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। फिर अचानक अपने कपड़े उतारते हुए बेड की तरफ इशारा करके बोला, तो बेबी गर्ल अपने कपड़े उतारो, फिर हम अपनी फाइट शुरू करते हैं। लव का चेहरा लाल पड़ गया। वो शॉक थी, मगर गुस्से में भड़कते हुए बोली, यह क्या बेहुदा हरकत है? आखिर तुम करना क्या चाहते हो? द्रांश ने अपनी शर्ट और पैंट उतार दी थी। लव कुछ भी देखने से बचने के लिए अपनी नजरें दूसरी तरफ कर ली। तभी द्रांश उसके पीछे जाकर उसके कान में मैग्नेटिक आवाज में बोला, मैं तुम्हारे साथ केवल यही फाइट कर सकता हूँ। चिंता मत करो, मैं भी तुम्हें अटैक करने का वक्त दूंगा। तुम चाहो तो पोजीशन डिसाइड कर लेना। वैसे क्या अब भी तुम चाहती हो कि हम इस फाइट को रिकॉर्ड करें या किसी तीसरे आदमी को यहाँ बुलाएं? लव को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या जवाब दे, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि द्रांश इस फाइट की बात कर रहा होगा। उसने अपनी आंखें बंद करते हुए दांत पीसकर कहा, तुम जैसे बेशर्म इंसान से और क्या उम्मीद कर सकती हूं मैं? तुम इतनी आसानी से मान गए। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि तुम्हारे दिमाग में कितना गंदा चल रहा है। द्रांश ने उसकी बात को इग्नोर करते हुए उसके कपड़ों को पकड़कर गंभीरता से कहा, तुम उतार रही हो या मैं हेल्प करूं? बिना फाइट के तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। लव शॉक थी कि कोई इंसान इतना बेशर्म कैसे हो सकता है। वो कभी बेड की तरफ देख रही थी तो कभी द्रांश को। उसके बाद वो आसपास की खिड़कियां ढूंढने लगी कि क्या यहां से भागने का कोई रास्ता है या फिर कोई ऐसा हथियार मिल जाए जिससे वो अपने सामने खड़े आदमी को जान से मार सके। लव अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके द्रांश को देख रही थी। वो अपने कदम पीछे लेते हुए उसे चेतावनी देती हुई बोली, मुझसे दूर रहो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मेरे करीब आने की कोशिश मत करना। तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ। द्रांश उसकी ओर बढ़ते हुए तिरछी मुस्कान के साथ बोला, मैं भी तो जानूं कि तुम क्या क्या कर सकती हो। और वैसे भी बेबी गर्ल, मैं तो चाहता हूं कि तुम मेरे साथ कुछ करो, कुछ स्पाइसी। इतना कहकर उसने आंख मार दी। लव को अपने शरीर में सिहरन महसूस हुई। उसने अपनी मुट्ठी बंद करते हुए पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन अब वो दीवार से लग चुकी थी। उसने घबराकर द्रांश को देखा, जो उसके बेहद करीब आ चुका था। द्रांश ने उसके दोनों ओर अपने हाथ टिका दिए, फिर उसके कान में झुकते हुए गहरी आवाज में बोला, बेबी गर्ल क्या तुम्हें डर लग रहा है? लव ने उसकी आंखों में आंखें डालकर आत्मविश्वास से कहा, डर? बिल्कुल भी नहीं। डरना तुम्हें चाहिए। द्रांश ने उसकी बात को अनदेखा करते हुए उसका हाथ पकड़ लिया और उसे करीब लाकर सर्द आवाज में कहा, बेबी गर्ल मैं इस फाइट के लिए बेताब हो रहा हूँ, जल्दी करो। लव ने गुस्से में अपना हाथ छुड़ाते हुए उंगली दिखाकर कहा, तुम बहुत बेशर्म हो। मुझे लगा था कि तुम सच में फाइट की बात कर रहे हो, मगर तुम तो ऐसी बेशर्म बातें कर रहे थे। तुम्हें क्या लगा तुम मुझे बिस्तर पर ले आओगे और मैं खुशी खुशी तुम्हारे साथ सो जाऊंगी? द्रांश ने उसके गालों को ऊपर उठाते हुए अपनी मैग्नेटिक आवाज में कहा, आखिर तुम्हारे इस गंदे दिमाग में क्या चल रहा है? मैं तो सिर्फ फाइट की बात कर रहा था, मगर तुम तो मेरे साथ सोने की बात कर रही हो। ऐसा लगता है कि तुम्हारे इरादे नेक नहीं है। लव झल्लाकर बोली, क्या कहा तुमने? तुम मेरे साथ सोने के लिए नहीं आए हो, तो फिर कपड़े क्यों उतारे? द्रांश ने उसे चिढ़ाते हुए गहरी आवाज में कहा, क्योंकि मैं उन कपड़ों को पहनकर तुम्हारे साथ फाइट नहीं कर सकता। मगर मुझे क्या पता था कि तुम इतना गंदा सोचोगी। सच सच बताओ, क्या इमेजिन कर रही थी तुम कि मैं और तुम बिना कपड़ों के एक ही बिस्तर पर किस तरह की फाइट कर रहे होंगे? लव को शर्मिंदगी महसूस हुई। उसे पता था कि द्रांश जानबूझकर उसके साथ ये सब कर रहा था, मगर उसने सच में कुछ ऐसा इमेजिन कर लिया था जिसे वह स्वीकार नहीं कर सकती थी। द्रांश ने जब लव को कहीं खोया हुआ देखा तो उसके कान में फुसफुसाया, क्या सोच रही हो? लव अचानक गंभीर हो गई। उसने आंखें बंद करके गहरी सांस ली और फिर दूसरी तरफ देखते हुए बोली, द्रांश ये सब हरकतें बंद करो। हमारा रिश्ता कल रात ही टूट चुका था, जो शायद अब कभी न जुड़ पाए। उसके ये शब्द कहते ही माहौल गंभीर हो गया। द्रांश उसे पीछे से देखता रहा और अपनी मुट्ठी कस ली, मगर कुछ कहा नहीं। लव ने अपने हाथ बांधते हुए गंभीर स्वर में कहा, तुम्हें पता है, मैं तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहती थी। इसके साथ ही मैं तुम्हें प्रपोज भी करने वाली थी। मैंने सोचा था कि तुम इस सरप्राइज से बहुत खुश हो जाओगे। इस सरप्राइज को प्लान करने के लिए मैंने बहुत कुछ किया था, मगर तुम्हारी इन हरकतों ने सब बर्बाद कर दिया। इस सरप्राइज के साथ हमारे रिश्ते को भी खत्म कर दिया। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, मगर कोई मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाए, यह मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी।
इतना कहते ही उसकी आवाज में एक ठंडापन आ गया। वो तुरंत दरवाजे की ओर बढ़ी। उसने दरवाजा खोला भी नहीं था कि उससे पहले ही द्रांश ने उसे पलटकर दरवाजे से टिका दिया और सर्द आवाज में कहा, बेबी गर्ल, तुम इस तरह नहीं जा सकती। तुम्हें कोई हक नहीं कि तुम मुझसे दूर जाओ। अगर तुमने मुझसे दूर जाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लव ने भी तेज स्वर में कहा, मैं भी उस इंसान के साथ नहीं रहूंगी जिसने मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाई हो। क्या कहा था तुमने कि मैं किसी मकसद से तुम्हारे पास आई हूं? मैं तुम्हारी भावनाओं के साथ खेली हूं, यही नहीं, तुम्हें बर्बाद करने के लिए तुम्हारे साथ सोई भी। इतना कहते ही उसने द्रांश को धक्का दिया और दरवाजा खोलकर चली गई। द्रांश गुस्से में था। वह चाहता तो जबरदस्ती कर सकता था, मगर इससे बात और बिगड़ जाती। गुस्से में वह सीधा एक बार में पहुंचा। वहां उसने ध्रुव को बुलाया था, पर अचानक एक आदमी उसके सामने वाले सोफे पर बैठते हुए तिरछी मुस्कान के साथ बोला, ओ माय गॉड, यह मैंने क्या देख लिया? द्रांश रंधावा अकेले बार में शराब पी रहा है, वह भी एक बदनाम बार में। एक जानी पहचानी आवाज सुनते ही द्रांश ने अपना सिर ऊपर उठाया तो देखा कि आयुष्मान मुस्कुराते हुए उसे घूर रहा था। उसकी आंखें लाल थीं और वो द्रांश को चिढ़ाने के अंदाज में देख रहा था। गुस्से से भरकर द्रांश ने वहां रखी एक बोतल उठाई और आयुष्मान की ओर फेंक दी। आयुष्मान ने उसे हवा में ही पकड़ लिया और बोतल खोलते हुए एक घूंट लेकर बोला, वैसे तुम्हारी पसंद वाइन के मामले में काफी अच्छी है। द्रांश का गुस्सा और बढ़ गया। उसने झुंझलाते हुए कहा, यहाँ क्या कर रहे हो? चले जाओ यहाँ से, या फिर मेरे जले पर नमक छिड़कने आए हो? आयुष्मान ने एक और घूंट लिया, द्रांश को ऊपर से नीचे तक देखा और हंसते हुए कहा, तुम्हें इस हालत में देखकर मजा आ रहा है। मैं भी जानना चाहता हूं कि आखिर वो खुशनसीब इंसान कौन है जिसने द्रांश रंधावा को इस कदर मजबूर कर दिया कि वह एक बदनाम बार में बैठकर शराब पी रहा है। कहीं तुम्हारी बीवी ने तुम्हें छोड़ तो नहीं दिया? ये सुनते ही द्रांश बेकाबू हो गया। उसने एक और वाइन की बोतल उठाई और आयुष्मान की ओर फेंकी। आयुष्मान ने इसे भी पकड़ लिया और हंसते हुए बोला, लगता है मैंने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया। तुम्हें सिर्फ दूसरों को नाराज करना आता है। तुम हमेशा किसी की भी बात सुनकर खुद को तकलीफ देते हो। तुम्हारे जैसे इंसान के साथ यही सब होना चाहिए। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो सच्चाई खुद जानता, ना कि तुम्हारी तरह एक तरफा बातों पर यकीन करता। तुम्हारे जैसे हार्टलेस आदमी के साथ यही सब होना चाहिए। तुम्हारी बीवी ने काश तुम्हें छोड़ा न होता, बल्कि तुम्हारे सामने किसी और से शादी की होती, तो कितना मजा आता। द्रांश का गुस्सा और भड़क गया। वो अपनी आस्तीन चढ़ाते हुए आयुष्मान की ओर बढ़ा। ऐसा लग रहा था कि वह लड़ाई के लिए तैयार था, मगर जैसे ही उसने आयुष्मान को छूने की कोशिश की, आयुष्मान फुर्ती से दूसरी तरफ हट गया। गुस्से में द्रांश ने अपना खंजर निकाला और वार कर दिया। आयुष्मान ने तुरंत हटकर खुद को बचा लिया। खंजर दीवार में जा धंसा। जवाब में आयुष्मान ने भी अपना खंजर निकाल लिया, लेकिन तभी एक गुस्से भरी आवाज गूंजी, क्या बच्चों की तरह लड़ रहे हो तुम दोनों? द्रांश और आयुष्मान पलटे तो देखा, ध्रुव अपनी जेब में हाथ डाले खड़ा था। उसकी आंखों में ठंडापन झलक रहा था। उसने गंभीर आवाज में कहा, तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? और द्रांश, तुमने मुझे क्यों बुलाया? द्रांश ने कोई जवाब नहीं दिया और गुस्से में अपनी जगह पर बैठ गया। दूसरी तरफ आयुष्मान सोफे पर बैठते हुए मजाक उड़ाने के लहजे में बोला, क्योंकि इसकी बीवी इसे छोड़कर चली गई है। कितना बदनसीब है यह आदमी। द्रांश ने फिर से एक बोतल उठाई, लेकिन इस बार ध्रुव ने उसे रोक दिया। उसकी ठंडी आवाज गूंजी, क्या कर रहे हो द्रांश? द्रांश थोड़ी देर के लिए शांत हो गया, मगर उसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। वहीं आयुष्मान दिलचस्पी से उनकी बातचीत सुनने की कोशिश कर रहा था। द्रांश ने गुस्से में उसे घूरते हुए दांत पीसकर कहा, गेट आउट। आयुष्मान ने लापरवाही से अपने कंधे उचकाए और बोला, मैं क्यों जाऊं? क्या ये बार तुम्हारा है? और अगर है भी तो तुम मुझे यहां से निकाल नहीं सकते, क्योंकि यह बार सबके लिए है। द्रांश का गुस्सा और बढ़ रहा था, लेकिन उसने आयुष्मान को नजरअंदाज करते हुए ध्रुव से दांत पीसते हुए कहा, टाइगर। ये सुनते ही ध्रुव, जो लाइटर से खेल रहा था, अचानक रुक गया। उसने हैरानी से द्रांश को देखा और कहा, क्या तुम्हें पता चल गया कि वह टाइगर है? द्रांश ने अपनी लाल आंखों से उसे देखा। ध्रुव तुरंत गंभीर हो गया। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे पता है कि तुम्हें टाइगर से नफरत है, लेकिन क्यों, ये सिर्फ तुम जानते हो। उसने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि द्रांश अपनी जगह से खड़ा होकर भड़कते हुए बोला, इसका मतलब तुम्हें पहले से पता था उसके बारे में? ध्रुव ने अपने सिर को सहलाते हुए कहा, तुम किसी भी बात पर इतना हाइपर क्यों हो जाते हो?
पहले मेरी पूरी बात तो सुनो। लेकिन द्रांश ने उसकी बात को बीच में काटते हुए कहा, मुझे नफरत है टाइगर से, बहुत नफरत। मैं हमेशा से सोचता था कि जब वह मेरे सामने आएगा तो मैं उसे जान से मार दूंगा। लेकिन टाइगर कौन है? मेरी अपनी बीवी, जिसे मैं हमेशा अपने पास रखना चाहता था। द्रांश जुनूनी नजरों से जमीन की तरफ देखने लगा। कुछ पल के लिए वहां सन्नाटा छा गया था। ध्रुव उसे ध्यान से देख रहा था और फिर उसने सर्द मगर गंभीर आवाज में कहा, तुम्हें तय करना होगा द्रांश। क्या तुम लव को अपनी बीवी मानकर उसके साथ रहोगे या उसे टाइगर समझकर नफरत और बदले की आग में जलते रहोगे? यह फैसला तुम्हें अभी करना होगा। अगर तुम बदला लेना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, और अगर उसे अपनाना चाहते हो तो भी मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन मुझे तुम्हारा जवाब 1 मिनट के अंदर चाहिए। आयुष्मान को ये सब सुनने में मजा आ रहा था। वो तुरंत ध्रुव की ओर देखते हुए बोला, इसमें सोचने की क्या जरूरत है? ये तो टाइगर से नफरत करता है, तो बदला लेने में इसकी मदद करो। मुझे पता है द्रांश रंधावा सिर्फ अपने गुस्से से मतलब रखता है, अपनों की तो इसे कभी परवाह नहीं रही। बेचारी लव, अगर वो मेरी बीवी होती तो। आयुष्मान ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि द्रांश ने पूरा का पूरा टेबल उठाकर आयुष्मान की तरफ फेंक दिया। गुस्से में दांत पीसते हुए वह गरजा, मेरी बेबी गर्ल का नाम अपनी जुबान से मत लेना। वो सिर्फ मेरी है, द्रांश रंधावा की। अगर उसे पाने का सपना भी देखा तो तुम्हारे सपनों में आकर तुम्हें खत्म कर दूंगा। आयुष्मान सही वक्त पर हट गया, वरना टेबल सीधा उस पर गिर जाता। वहां मौजूद हर कोई टूटते टेबल की आवाज सुनकर उनकी तरफ देखने लगा, मगर आयुष्मान बजाय गुस्से में आने के जोर जोर से हंसने लगा। उसने हंसते हुए कहा, तुम जैसे कमजोर इंसान बस गुस्सा करना जानते हो। वैसे अब तो तुम उसे छोड़ रहे हो, तो क्यों ना मैं लव पर ट्राई करूं। वो खूबसूरत और इंटेलिजेंट है, और उसके 2 बच्चों को अपनाने में भी मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। द्रांश का खून खौल उठा। उसने बिना कुछ कहे अपनी गन लोड की और आयुष्मान की ओर 3-4 गोलियां चला दी। लेकिन आयुष्मान अपनी जगह से हिला तक नहीं, और न ही एक भी गोली उसे लगी। द्रांश की नसें गुस्से से उभर आई थीं। उसे गुस्सा दिलाने में आयुष्मान को मजा आ रहा था। ध्रुव ने द्रांश को शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, वो तुम्हें जानबूझकर उकसा रहा है। अब साफ साफ बताओ, तुम्हें क्या चाहिए, बदला या लव? द्रांश पजेसिव होकर बोला, मुझे मेरी बेबी गर्ल चाहिए। मैं उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूं। ध्रुव के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान फैल गई। उसने धीरे से कहा, ठीक है। उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जिसे आयुष्मान और द्रांश दोनों ने महसूस किया। दूसरी तरफ लव वापस माहेश्वरी विला पहुंच चुकी थी। मिस्टर और मिसेज माहेश्वरी उसके साथ थे। अमन भी वहीं मौजूद था। इत्तेफाक से रुद्राक्ष भी वहां आ गया। रुद्राक्ष को देखते ही अमन और मिस्टर माहेश्वरी के चेहरे पर जलन झलक उठी। दोनों ही उसे कोल्ड नजरों से घूरते हुए बोले, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और क्या अभी तक अपने लिए नया घर नहीं ढूंढा? रुद्राक्ष ने उनकी बातों को अनसुना करते हुए मुस्कुराते हुए कहा, लगता है आप दोनों मुझे लेकर काफी परेशान हैं, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ लव को गुड नाइट कहने आया हूँ। अमन गुस्से से आगे बढ़ते हुए बोला, उसकी कोई जरूरत नहीं है। वो बिना तुम्हारे गुड नाइट कहे भी चैन से सो लेगी। मिस्टर माहेश्वरी ने लव के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, लव तुम आराम करो, तुम्हें सुबह कॉलेज भी तो जाना है। लव कुछ बोले बिना वहां से चली गई, लेकिन उसके दिमाग में द्रांश चल रहा था। पूरी रात वो इसी सोच में करवटें बदलती रही। अगली सुबह लव, दिव्य और दक्ष तैयार होकर नीचे आए। ब्रेकफास्ट के बाद जब लव बाहर निकली तो उसने देखा कि अमन, मिस्टर माहेश्वरी और रुद्राक्ष खड़े थे। रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए बोला, मैं तुम्हारे कॉलेज की तरफ ही जा रहा हूँ, चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। मिस्टर माहेश्वरी ने जलन भरी आवाज में कहा, कोई जरूरत नहीं, लव मेरे साथ आओ। अमन गुस्से से रुद्राक्ष को घूरते हुए ठंडी आवाज में बोला, मिस्टर रुद्राक्ष, तुम्हें लव को कॉलेज छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। रुद्राक्ष भी बिना झुके जवाब देते हुए बोला, क्यों? लव मेरी दोस्त है, और एक दोस्त के नाते मैं उसे ड्रॉप कर सकता हूँ, इसमें दिक्कत क्या है? दोनों के बीच माहौल और गर्म होने लगा। मिस्टर माहेश्वरी भी रुद्राक्ष को तीखी नजरों से देख रहे थे, जबकि रुद्राक्ष की आंखों में भी गुस्सा साफ झलक रहा था। लव ने ये सब देख गहरी सांस ली। तभी दिव्य ने अपने सिर पर मारते हुए कहा, मम्मा यहाँ तो फाइट हो गई। अगर डैडी होते तो हम उनके साथ चले जाते। दक्ष ने परेशान होकर अपने गाल को सहलाते हुए कहा, मॉम अब हम क्या करेंगे? ये लोग तो रुकने वाले नहीं हैं।
लव ने दोनों बच्चों के हाथ पकड़े और कंधे को ऊपर करते हुए कहा, कुछ नहीं, चलो, तुम्हारे मामू को बुलाते हैं, उन्हीं के साथ जाएंगे, क्योंकि इन तीनों में से किसी के साथ तो हम जा ही नहीं सकते। लव ये कहकर बच्चों के साथ बाहर निकल गई। अमन, मिस्टर माहेश्वरी और रुद्राक्ष अब भी एक दूसरे को तीखी नजरों से घूरते रहे, मानो कोई शब्द कहे बिना ही अपनी बात मनवाना चाह रहे हों। बाहर आते ही लव ने फोन निकाला और राहु और केतु को कॉल कर दिया। राहु और केतु अक्सर माहेश्वरी विला के आसपास रहते थे, वे तुरंत वहां पहुंच गए। उसी वक्त लव का फोन बजने लगा। उसने फोन रिसीव किया और दूसरी तरफ से कुछ ऐसा सुना कि उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया। दूसरी ओर की बात सुनते ही लव ने ठंडी मगर घबराई हुई आवाज में पूछा, क्या क्या हुआ उसे? वो ठीक तो है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं? लव का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसकी बॉडी मानो जम सी गई थी। फोन के दूसरी तरफ वाले इंसान की बात सुनकर वह यकीन नहीं कर पा रही थी। उसने फोन कसकर पकड़ लिया और अपनी घबराहट को छिपाने की कोशिश करते हुए कहा, मैं अभी आती हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।